जुरासिक पार्क को रिलीज़ किए हुए आज तकरीबन 31 साल गुजर चुके हैं और ये अपने दौर की वो पहली साइंस फिक्शन मूवी थी जो लोगों के दरमियान इतनी फेमस हुई कि इसने पूरी दुनिया को एक नए क्रिएचर से मुतारिफ करवाया और वो थे डायनासोर्स। वैसे तो इस मूवी के आने से पहले भी कई किताबों में डायनासोर्स का जिक्र किया गया था, मगर उस वक्त लोग इन डेडली क्रिएचर से बिल्कुल लाइल्म थे। लेकिन फिर जब 1993 में जुरासिक पार्क को पहली बार रिलीज़ किया गया तो इसने बच्चों और बड़ों दोनों के ही दरमियान धूम मचा दी। इसके साथ साथ इस मूवी के आते ही लोगों और साइंटिस्ट के जहनों में एक सवाल पैदा होने लगा और वो ये था कि क्या डायनासोर्स वाकई में एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं, और अगर करते थे तो क्या इन्हें दोबारा से ज़िंदा किया जा सकता है, और अगर हाँ तो फिर कैसे। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। नाजरीन, क्या डायनासोर्स को दोबारा से ज़िंदा किया जा सकता है या नहीं, ये बात जानने से पहले इस बात को जान लेना ज़रूरी है कि क्या डायनासोर्स एग्जिस्ट करते भी थे या ये सिर्फ फिल्मों और किताबों में बताई जाने वाली कहानियाँ ही हैं। वैसे तो ये बात कोई नहीं जानता कि डायनासोर का मिलने वाला पहला फॉसिल किसको मिला था और कब मिला था, क्योंकि जब वक्तन फ़वक्तन इन हड्डियों को ढूंढा जाता था तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात मालूम ही नहीं थी कि इन्हें क्या मिला है। 2000 साल पहले चाइनीज़ हिस्ट्री में ऐसा माना जाता था कि ये हड्डियाँ ड्रैगन्स की हैं, क्योंकि उस वक्त डायनासोर का लफ्ज़ ही मुतारिफ नहीं हुआ था। लेकिन आज इन हड्डियों के बारे में माहिरीन का ख्याल है कि उस वक्त मिलने वाली ये हड्डियाँ डायनासोर्स के ही फॉसिल थे। असल में इन मिलने वाले फॉसिल्स को पहचान पाना इस वजह से भी मुश्किल था क्योंकि ये मिलने वाले हड्डियों के ढांचे इनकम्प्लीट थे, यानी कि कुछ जगहों से इनका दांत मिलता था तो कुछ जगहों से इनका जबड़ा, कुछ जगहों से इनकी टांग का कोई हिस्सा मिलता था तो कुछ जगहों से इनकी दुम का, यानी कि इन मिलने वाले फॉसिल्स में से कोई भी फॉसिल कंप्लीट ही नहीं था और ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि कोई पजल हो। यही वजह थी कि तब इन फॉसिल्स को इतना सीरियसली नहीं लिया गया और आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये शायद पहले वक्तों में रहने वाले इंसानों की हड्डियां हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम बकलर ने इन हड्डियों के मिलने वाले टुकड़ों पे डिटेल में रिसर्च शुरू की। अपनी रिसर्च के दौरान प्रोफेसर विलियम को ये बात मालूम हुई कि ये किसी बहुत ही बड़ी छिपकली का ढांचा है जो 4 टांगों पे तो चलती थी, मगर वो टांगें फैली हुई नहीं थीं जैसा कि छिपकली की होती हैं, बल्कि बिल्कुल सीधी थीं। नाजरीन, ये सब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का सिर्फ एक अंदाज़ा ही था क्योंकि अब तक इन्हें कोई भी फॉसिल कंप्लीट नहीं मिला था। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान जब मेगालोसॉरस का फॉसिल पहली बार दरियाफ्त हुआ तो उस वक्त लोग ये तक नहीं जानते थे कि डायनासोर्स क्या चीज़ है। और फिर 1842 में सर रिचर्ड ओवन ने पहली बार दुनिया को लफ्ज़ डायनासोर से मुतारिफ करवाया, जिसका ग्रीक ज़ुबान में मतलब है टेरिबल लिजर्ड, यानी कि एक खौफनाक छिपकली। वक्त गुजरने के साथ साथ इन डायनासोर्स पे मज़ीद रिसर्च जारी रही क्योंकि अब आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात मालूम हो चुकी थी कि इतने बड़े साइज़ के मिलने वाले ढांचे किसी और के नहीं बल्कि डायनासोर्स के हैं, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट इन ढांचों में और ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। अब तक सबसे पुराना मिलने वाला फॉसिल तकरीबन 23 करोड़ साल पुराना है, जिसका मतलब है कि कम से कम भी डायनासोर्स 23 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करते थे। एक एस्टीमेट के मुताबिक हर साल डायनासोर की 50 नई स्पीशीज़ मिलती हैं और अब तक टोटल 700 से ज़्यादा स्पीशीज़ को ढूंढ लिया गया है, लेकिन अभी भी ये बात कोई नहीं जानता कि मज़ीद कितनी स्पीशीज़ बाकी हैं। वैसे तो आज के इस जदीद दौर में हम डायनासोर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं,
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ایگزسٹ کرتے تھے تو اس وقت ہماری ارتھ کیسی دکھتی تھی؟ تو آج سے کئی کروڑ سال پہلے جب زمین پہ صرف انہی کا راج تھا، اس وقت کے دور کو سائنسدانوں نے 3 پیریڈز میں بانٹا ہے: ٹرائیسک پیریڈ، جوریسک پیریڈ اور کریٹیشیس پیریڈ۔ اب ایک ایک کر کے ہم ان پیریڈز کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹرائیسک پیریڈ۔ یہ وہ پیریڈ ہے جس کا ملنے والا ڈائناسور کا فوسل اب تک کا سب سے پرانا فوسل ہے، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پیریڈ آج سے 292 ملین سال پہلے سے لے کر 201 ملین سال پہلے تک جاری رہا۔ سائنٹسٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اسی پیریڈ میں پہلے ڈائناسور کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ جو سارے کانٹیننٹس آج ہمیں الگ الگ نظر آتے ہیں، ٹرائیسک پیریڈ میں یہ سب آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور صرف ایک ہی سپر کانٹیننٹ ہوا کرتا تھا جسے پینجیا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین کا ٹیمپریچر بہت ہی گرم تھا، اور اسی پیریڈ میں ڈائناسورز کی بہت سی اسپیشیز نے جنم لیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شروع میں ڈائناسورز اتنے بڑے نہیں تھے کہ جتنے آج ہیں، کیونکہ شروع میں ڈائناسورز صرف 3 میٹر ہی لمبے تھے اور 27 کلو وزنی۔ لیکن پھر کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے ارتھ میں بہت بڑے بڑے چینجز کو نوٹ کیا گیا، اور پینجیا جو اس وقت کا صرف ایک ہی سپر کانٹیننٹ تھا وہ 2 الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ گیا: لوریشیا اور گونڈوانا لینڈ۔ پینجیا کا 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا مطلب تھا کہ بہت ہی شدید قسم کے زلزلے آنا اور والکینوز کا پھٹ جانا۔ سائنٹسٹ کے مطابق والکینک eruption کی وجہ سے زمین پر بہت ہی شدید قسم کی گلوبل وارمنگ ہوئی، جس کی وجہ سے بہت سی اسپیشیز نے دم توڑ دیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرائیسک پیریڈ ختم ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے جوریسک پیریڈ۔ جوریسک پیریڈ 201 ملین سال پہلے سے لے کر 145 ملین سال پہلے تک جاری رہا۔ اس پیریڈ میں ڈائناسورز کے جینز میں کافی تبدیلیاں آئیں، اور ان کا سائز بھی پہلے کی نسبت کافی بڑھنے لگا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈائناسورز اس زمین پہ اپنا دبدبہ بنا چکے تھے، اور ہر طرف بس انہی کی حکمرانی تھی۔ کوئی بھی جانور ایسا نہیں تھا جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ ہر طرف بس انہی کا راج تھا، چاہے وہ آسمان کی بلندیاں ہوں یا سمندر کی گہرائیاں۔ لیکن سدا وقت اور حالات ایک سے نہیں رہتے۔ جوریسک پیریڈ کے بعد شروع ہوا کریٹیشیس پیریڈ، جو 145 ملین سال پہلے سے لے کر 66 ملین سال پہلے تک جاری رہا، اور اس ٹائم پہ ڈائناسورز اپنے پورے جوبن پہ تھے۔ لیکن وہ بے زبان جانور یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی حکومت بس کچھ ہی پلوں کی مہمان ہے۔ آج سے تقریباً 66 ملین سال پہلے کریٹیشیس پیریڈ کا اینڈ زمین کے ساتھ ایک ایسٹرائڈ کے ٹکرانے سے ہوا۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ ایسٹرائڈ 10 سے 15 کلومیٹر بڑا تھا، جو 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے زمین سے آ ٹکرایا، اور یہ سپیڈ ہیروشیما پہ گرائے جانے والے ایٹم بوم سے بھی 4.5 بلین ٹائمز زیادہ تھی، جس نے زمین پہ 180 کلومیٹر بڑا کھڈا کر دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایسٹرائڈ کے ٹکرانے سے ڈائناسورز پہ کیا گزری ہوگی۔ اگر ہم آج اس ایسٹرائڈ کے گرنے کی لوکیشن کو دیکھیں تو یہ میکسیکو کے اسٹیٹ یوکاٹن پہ گرا تھا۔ اس حادثے کو کریٹیشیس پیلیوجین ایکسٹنکشن ایونٹ کہا جاتا ہے، جس نے زمین سے 75% تک لائف کو ختم کر دیا، اور اس میں ڈائناسورز اور پلانٹس بھی موجود تھے۔ کیونکہ ایسٹرائڈ کے ٹکرانے کی وجہ سے زمین پہ ہر طرف دھول اور مٹی چھا گئی، جس کی وجہ سے سن لائٹ کا زمین پہ پہنچ پانا ناممکن ہو گیا۔ اس حادثے میں بس وہ چھوٹے چھوٹے میملز ہی زندہ رہے جنہوں نے خود کو زمین کے اندر چھپا لیا تھا۔ اس کے بعد سے ان جانوروں کا دور شروع ہوتا ہے جنہیں آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں موجود تقریباً سارے ہی جانور انہی ڈائناسورز کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے بعد کی کہانی سے تو ہم سب واقف ہیں، جس میں انسان آہستہ آہستہ ترقی کی جانب رواں دواں ہوا، اور آج وہ اس مقام پہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی ٹیکنالوجی پہ بھی زور و شور سے کام چل رہا ہے۔ لیکن آج انسان ترقی کی لالچ میں اپنے اچھے اور برے کی پہچان بھول گیا ہے، اور جس آدم خور جانور کو آج سے 66 ملین سال پہلے ختم کیا گیا تھا، وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں جٹا ہے۔ جی ہاں،
नाजरीन, आज की साइंस इस कोशिश में लगी हुई है कि डायनासोर्स को दोबारा से जिंदा किया जा सके, जैसा कि जुरासिक पार्क में दिखाया गया था, जहां एक मच्छर के जरिए डायनासोर्स का डीएनए हासिल करने के बाद इन्हें दोबारा जिंदा किया गया था। और आज की साइंस भी दिन रात इसी कोशिश में लगी हुई है कि डायनासोर्स को दोबारा से जिंदा किया जाए। लेकिन अफसोस, अब तक के किए जाने वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स नाकाम हुए हैं, जिसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है डायनासोर्स का वो मिसिंग डीएनए, जिसकी वजह से इन्हें दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। वैसे तो डायनासोर के मिलने वाले फॉसिल्स बहुत से हैं, लेकिन रिसर्चर्स इन फॉसिल से डीएनए हासिल करने में अब तक नाकाम रहे हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि डीएनए हमारी ज़िंदगी का वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें हमारा जेनेटिक कोड छुपा हुआ है, और ये हमारे सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सारी बॉडी के प्रोटीन्स को बनाने में मदद देता है, जैसा कि हमारी आंखों का कलर, हमारे चेहरे की बनावट और हमारी हाइट वगैरह। इन शॉर्ट, डीएनए के बगैर कोई भी लाइफ मुमकिन ही नहीं, और यही वजह थी कि साइंटिस्ट अब तक डायनासोर्स को दोबारा से जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, क्योंकि उनके पास डायनासोर का डीएनए ही मौजूद नहीं था। रिसर्चर्स की सारी उम्मीदों पे पानी फिरने ही वाला था कि एक नई डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि एक खबर मीडिया पे तेज़ी से फैलने लगी कि चाइना के एक म्यूज़ियम में डायनासोर का एक ऐसा अंडा मिला है जिसमें डायनासोर का बच्चा बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। जी हाँ, असल में ये अंडा साउथ चाइना के शहर ग्वांगझू से सन 2000 में मिला था, जिसे उस वक्त तो इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, और अगले 10 सालों तक इस अंडे को चाइना के एक म्यूज़ियम में रख दिया गया। ये बात तो तब सामने आई जब इस म्यूज़ियम में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और रिसर्चर्स की नज़र इस अंडे पे गई। रिसर्चर्स के मुताबिक ये 66 मिलियन साल पुराना एम्ब्रियो है, यानी कि ये अंडा क्रिटेशियस पीरियड का है। रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि ये एक ओविरप्टोसोर का एम्ब्रियो है जो अपने अंडे से निकलने ही वाला था कि ज़मीन से एस्टेरॉयड टकरा गया और ये अंडा ज़मीन के अंदर धंस गया, जिसकी वजह से ये बाकी जानवरों से भी महफूज रहा और किसी के पांव तले कुचलने से भी कई सालों तक महफूज रहा। रिसर्चर्स के मुताबिक ये अब तक का मिलने वाला बेस्ट प्रिजर्व्ड एम्ब्रियो है। इस डिस्कवरी से एक और बात ये सामने आई कि डायनासोर्स और आज के मॉडर्न बर्ड्स आपस में लिंक करते हैं, क्योंकि इस अंडे को देखने के बाद मालूम हुआ कि इसमें मौजूद एम्ब्रियो कर्ल्ड पोजीशन में है, जिसे टकिंग भी कहते हैं, जबकि अंडे से निकलने के कुछ ही देर पहले परिंदों का भी यही बिहेवियर होता है, जिससे साबित होता है कि परिंदों का ये बिहेवियर सबसे पहले डायनासोर्स में मौजूद था। इस अंडे को लेकर आज भी रिसर्च जारी है, और ये बात तो वक्त ही बताएगा कि साइंस इस एम्ब्रियो से डीएनए हासिल करने में किस हद तक कामयाब हुई है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर साइंस डायनासोर्स को दोबारा जिंदा करने में कामयाब हो गई तो क्या हम इन डायनासोर्स के साथ मिलकर रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई मिलियन साल पहले इनका ख़त्म हो जाना और उसके बाद इंसानों का पैदा होना महज इत्तेफाक तो नहीं है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।